ये वर्मी कंपोस्ट का नहीं है, ये फार्म यार्ड मैन्योर का होगा। अच्छा, और कृत्रिम खाद ज़्यादा जल्दी उत्पाद नहीं, कृत्रिम खाद ज़्यादा उत्पाद देता है, उत्पादन में कमी है। अच्छा, हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग और ये फार्म यार्ड मैन्योर और ये दोनों मिक्स करके पढ़ रहे थे, क्योंकि दोनों का अगर देखिए फार्म यार्ड मैन्योर पूछता है आपसे और उसके बाद पूछता है वर्मी कंपोस्ट, ये बहुत हाईली अनलाइकली है कि एक ही साथ पूछेगा तो दोनों सेपरेटली पूछेगा, ठीक है, हाईली अनलाइकली है। और दूसरी चीज़ है कि दोनों में सेम ही टाइप का आंसर जाएगा, सिर्फ केचुआ खाद में कुछ नई चीज़ें जाएंगी। क्या जाएंगी? खुशबू बताओ। गोबर, केचुआ, अच्छा, उसमें क्या चैलेंजेस आ सकता है ये बताइए। माइक्रोप्लास्टिक तो बहुत बाद में आता है, उससे पहले मेजर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आप लिखेंगे ना, ठीक है। हम लोग क्या देखे थे? फार्म यार्ड मैन्योर देख लिए, है ना। हम लोग चैलेंजेस देखे। वर्मी कंपोस्ट का फ़ायदा क्या है? प्रोडक्शन कम हो जाए, भले ही कम हो जाए। वर्मी कंपोस्ट से प्रोडक्शन कम होगा तो वर्मी कंपोस्ट डालेंगे ही क्यों? नहीं जब वर्मी हेल्थ बेनिफिट कैसे होगा? आप जब बोल रहे हैं वर्मी कंपोस्ट डालने से प्रोडक्शन कम हो जा रहा है तो वर्मी कंपोस्ट को ये लोग क्यों डालेंगे अपने पौधे में? कंपोस्ट हम लोग क्यों डालते हैं? नहीं, वर्मी कंपोस्ट लोग अलग से बना के फिर बेचते हैं, तो आप उसको ले जाके अपने खेत में डाल रहे हैं तो क्यों डाल रहे हैं? बोले भले प्रोडक्शन कम हो जाए, सॉइल हेल्थ अच्छा रहेगा। ये तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तब आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे। जो अर्थवर्म्स होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ेगी? आप सोचिए ना, एक प्लांट को क्या चाहिए? मतलब फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाएगा तो ग्रो करेगा। तो क्या उसको चाहिए? सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, है ना। और अदर देन दैट नाइट्रोजन, जो उसको बैक्टीरिया सब दे रहा है। अब ये मत कहिएगा कि अर्थवर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है, और ना ही अर्थवर्म डीकम्पोजर है, ये डेट्रीवोर होता है। हम लोग इकोसिस्टम में देखेंगे। अच्छा, इकोसिस्टम कोई और पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ चाहिए। मेन चीज़ तो उसको चाहिए वाटर, सनलाइट, एयर। एयर क्या हुआ? हवा में ही ना CO2 है। अब ये जो अर्थवर्म है कुछ फिजिकल चीज़ कर रहा है, सॉइल को लूज कर दे रहा है। अब सॉइल जहाँ एकदम टाइटली पैक है और जहाँ सॉइल लूज पैक है, तो टाइटली पैक में ज़्यादा पानी ठहरेगा या लूज वाले में? लूज वाले में वाटर मॉलिक्यूल फंसेगा क्योंकि लूज है, उसमें एयर भी फंसेगा। तो पौधे को वाटर और एयर और वाटर दोनों मिल रहा है, मतलब दोनों की कैपेसिटी बढ़ गई। समझ रहे हैं? तो फर्टिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो दिस इज़ हाउ द अर्थवर्म इज़ हेल्पिंग। मतलब समझो कोड़ दे रहा है, मिट्टी की कोड़ाई कर दे रहा है फ्री में, उसको एकदम ऐसे लूज रख रहा है, भुरभुरा रख रहा है, जिसके अंदर पानी रिटेन करने का, पानी पचाने का, पानी रखने का, हवा रखने का कैपेसिटी बढ़ गया। क्लियर? नेक्स्ट चीज़ क्या करता है? पीएच। वो सॉइल ही खाता है, पता है। जो जोगटी है वो क्या कर रहा है? सॉइल को ही खा रहा है, और उसके पूरे आँत से होते हुए उसके फीकल मैटर में सॉइल जो निकल रहा है वो मिट्टी ही है। आप देखोगे ना, मिट्टी ही है। फ़ोटोज़ तो ठीक है, कुछ फ़ोटोज़ हम भेज देंगे अपने रिसर्च का। और वो जो डिस्कार्ड निकल रहा है उसका, वो ऐसा सॉइल हो जा रहा है जिसमें लूज़ तो हो जा रहा है, सॉइल खा रहा है, पचा रहा है, उसमें एंजाइम्स भी डाल रहा है, कुछ हार्मोन्स भी डाल रहा है, ठीक है। हार्मोन, एंजाइम, ये सब क्या है? प्रोटीन हो सकता है, अमीनो एसिड हो सकता है। उसके आँत से गुजर रहा है तो उसके पास क्या है? उसके पास भी तंत्र है सब। तो कहने का मतलब है सॉइल क्या हो जा रहा है? फर्टाइल हो जा रहा है, ठीक है।
कुछ ऐसे कंपोनेंट्स मिल जा रहे हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट सॉइल को मिल जा रहे हैं जिससे प्लांट को बेनिफिट पहुंच रहा है। ठीक है, चलिए चैलेंजेस की हम बात करेंगे। क्या चैलेंज आ सकता है? और तो और साथ में हम एक और बात बताए थे, पीएच को मेंटेन कर रहा है। पीएच क्यों जरूरी है पता है? बताइए, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच? अगर पीएच कुछ भी फ्लक्चुएट किया, सोचिए ना, आपके बॉडी में पीएच फ्लक्चुएट किया तो आप एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। पीएच नहीं, बैलेंस क्या, वो तो बहुत जनरल टर्म हो गया मदन। पीएच कोई भी रिएक्शन को होने के लिए एक अनुकूल इन्वायरमेंट चाहिए होता है, उसमें एक पीएच बहुत बड़ा काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पेट में तुरंत खाना खाए हैं तो बोलता है ना कि पानी मत पियो, आधा घंटा बाद पानी पियो। क्यों? आपके पेट में जो एंजाइम्स निकले, खाना जैसे ही टेबल पे परोस दिया जाता है वैसे ही लालच आने लगता है। इसीलिए मना किया था, लेट नाइट टीवी में रेसिपी शो मत देखो, भूख लगने लगेगा, पेट एकदम गुड़गुड़ाने लगता है, होता है ना। वो क्यों होता है? एंजाइम कूद के निकल गया, बोला कि आपको खाना है भाई, वो भी पास्ता नाश्ता क्या क्या तुम लोग खाते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसमें तुम पानी डाल दिए, मतलब पानी पी लिए, वो एंजाइम डाइल्यूट हो गया और पीएच उसका डिफ़र कर गया, डाइल्यूशन फैक्टर हो गया। पीएच जो है एसिडिटी और बेसिसिटी, क्योंकि तुम वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हो, H2O, ये ब्रेक होगा किस में और किस में? अगर ये ज़्यादा है तो एसिडिक हो जाता है चीज़ें, ये ज़्यादा है तो बेसिक हो जाता है चीज़ें। ठीक है, अब उसमें ऑलरेडी अगर कोई सिचुएशन एसिडिक और बेसिक होगा, थोड़ा और पानी डाल दोगे तो ये पीएच गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो वो रिएक्शन काम नहीं करेगा, समझ गए? होता है ना, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कोई चीज़ लो, कॉन्सेंट्रेटेड समझ रहे हो? अच्छा छोड़ दो, कॉन्सेंट्रेशन उड़ा दो, है ना। कहने का मतलब है हाँ गाढ़ा टाइप का। ठीक बोल रही है बच्ची, निधि इज़ राइट। शैलजा, निधि हमको क्यों यार, निधि कौन है? निधि कोई है ही नहीं। नहीं, अरे यार जेवियर्स में भी तुम्हारी जैसी एक तेज बच्ची है, तुम्हारी जैसा दिखती है। कभी कभी शायद उसका नाम निधि होगा, कल पता चलेगा हमको। ठीक है, एनीवेज, तो आ जाइए वापस। तो क्या हो रहा है, पीएच को मेंटेन कर रहा है। अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जा रहा है शैलजा, ठीक है, तो उसको वो बेसिक की तरफ ले आता है समहाउ बिकॉज ऑफ द एंजाइम। और अगर ज़्यादा बेसिक है शैलजा तो फिर एसिडिक की तरफ ले जाता है सॉइल को। ये उसका कमाल फैक्टर है। साइंटिस्ट परेशान है कि ये कैसे हो रहा है, इसको अभी भी पता लगाया जा रहा है, पता नहीं चला है अभी कि कैसे, हाउ, है ना। अच्छा चलो एक दो सवाल पूछना, मतलब एक टॉपिक पे रहो। चलो आ जाओ। तो क्या कर रहा है, पीएच मेंटेन कर रहा है। ये सब हमको बेनिफिट, मतलब आप क्या किए कि बेनिफिट क्या है अर्थवॉर्म का, ये लिखे। बेनिफिट मतलब लाभ, लाभ अर्थवॉर्म का लाभ मतलब केचुओं के लाभ, केचुआ खाद के लाभ, है ना। बेनिफिट, ये 5-6 पॉइंट लिख लिए आप, नहीं लिखे तो लिख लीजिए। ये चैलेंजेस बाद में होगा। हाँ, चैलेंजेस क्या लिखे थे? कीटनाशक एवं, हाँ तब वही तो मैं आपको बोले कि अब है ना, हम जान गए थे वो फार्म यार्ड मैन्योर का था, कोई बात नहीं। तो फ़ायदा क्या क्या होता है लिख लीजिए। केचुओं के लाभ, ये मिट्टी को ढीला करता है, ये सब तो आप लिख चुके हैं ना, लिख चुके हैं, तो वहीं पे ऊपर लिखिए केचुओं के लाभ, है ना। और क्या करता है, पीएच को के बारे में लिख लीजिए, लिखा हुआ है ना। ओ तो फिर आप हमको कंफ्यूज कर दिए शैलजा। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए लिख चुके हो ना तो हो गया। चलते संजय आगे। दिक्कत क्या है, वर्मी कंपोस्ट से दिक्कत क्या है?
कोई सोच के बताओ, अगर किसी खेत में जहाँ तुम फसल लगाए हो वहाँ केचुए ज़्यादा हो जाएंगे, क्या होगा? हाँ, बहुत स्लो होता है, ये तो बात सही है। दूसरा और क्या हो सकता है? स्लो तो हो गई, देखिए ऑर्गेनिक का है ही कि वो स्लो रहेगा कंपैरेटिवली कृत्रिम खाद से, हमेशा ये चैलेंज रहेगा। लेकिन भैया आप स्वस्थ रहेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा, सतत विकास के लिए अच्छा है, ये सब अच्छा ही है। चैलेंज क्या क्या है? हाँ, स्लो रहता है, या आप लिख सकते हैं कि कृत्रिम खाद की अपेक्षा वही जो फार्म यार्ड में लिखे थे ये थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। धीमी गति से धीमी गति नहीं, क्या लिखेंगे आप? उत्पादन कृत्रिम खाद की अपेक्षा कम होती है, ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? हाँ, पौधों में जो कीटनाशक होते हैं, कौन? वर्मी कंपोस्ट नहीं, जो केचुए जो होते हैं वो नहीं, ये नहीं बोलिएगा, ठीक है। कुछ रिसर्च ऐसा सामने आया है कि केचुओं के जो वही गट में, तंत्र में ऐसा एंजाइम पाया गया है कि कुछ पेस्टिसाइड को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन अभी इस पे बहुत कम प्रकाशन मौजूद हैं, तो ये आप नहीं लिख सकते हैं, इसको लिखिए मत, अवॉइड करिए। ये कहिए कि वो जो कृत्रिम खाद हैं अगर उसका प्रयोग करते हैं तो केचुओं की जनसंख्या कम हो जाती है, उनको खतरा है, ठीक है, उनके अस्तित्व को खतरा है। ये लिख दिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, अपने से लिखिए। ड्यू टू फर्टिलाइजर्स देयर इज अ थ्रेट टू अर्थवर्म्स एंड दस वर्मी कंपोस्ट। कृत्रिम खाद के उपयोग के कारण केचुओं के अस्तित्व को खतरा हो जाता है, ठीक है, लिख लिए? हाँ, और लिखा है तो फिर हाँ चल, अच्छा ठीक है। नहीं, दोनों में ये वर्मी कंपोस्ट के लिखवा दिए थे, यही तो लिखवा रहे थे ना, तो छुट्टी हो गया था। और क्या दिक्कत हो सकती है बताइए? अगर आप अपने खाद में जिंदा केचुआ डाल के रखे हैं, अरे दिमाग लगाइए, केचुआ किसका खाना हो सकता है? सांप का, बिच्छू का, बाकी सब का बदला है ना, तो वो सब आपके खेत में घुस आएंगे, सांप आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे, केचुआ खाने के लिए जो भी चिड़िया हैं वो सब आने लगेंगी। तो क्या है, उनको पता है यहाँ पूरा एकदम भरमार है, तो वो उस पर अटैक करेंगी कि नहीं करेंगी? तो आप लिख सकते हैं केचुओं को खाने वाले भक्षकों से खतरा बना रहता है, खेत को, फसल के नष्ट होने का खतरा बना रहता है। अंग्रेजी वाले, अरे सिंपल वर्ड में खुद से फ्रेम करके लिखो, हम आपको की पॉइंट्स देंगे। The predators of earthworms. Predators of earthworm keep on lurking, L-U-R-K-I-N-G. The predators of earthworm keep on lurking near the crop field, posing a threat. Crop field, lurking near the crop field, posing a threat. ठीक है, और क्या होगा? फिर आप लास्ट लिखे थे कि प्लास्टिक पोल्यूशन और ये सब से दिक्कत हो सकता है, और अभी एक राइजिंग कंसर्न है माइक्रो प्लास्टिक, ठीक है, हो गया। और क्या थ्रेट हो सकता है? हाँ, टेम्परेचर का असर होता है या नहीं, बड़ा मस्त से वो रहता है सॉइल के अंदर। मेरा एक स्टूडेंट, हम उसको बोले थे पाल दो उसको, पीजी का उसका डिजर्टेशन था, वो बक्सा में लेके रखा अर्थवर्म को। हम बोले हम 10 दिन बाद आएंगे, हम तीरथ पे गए हुए थे, बोले आते हैं, तुम क्या खिलाते हो तुम? मैम हमको सब आता है, दिल्ली से पढ़ के आया था DU से, उसको वो लगा था कि मैम कहाँ से आई होंगी, सोचा यहीं से होंगी, है ना। तो
तो हम बोले ठीक है बाबू, पढ़ने आता है ना? तो हाँ मैम बहुत अच्छे से आता है। हमने ठीक है, पढ़ के रखा। आए तो बोले कहाँ से किताब ढूंढे, कहाँ से ढूंढे? NCBI आप लोग जानते होंगे, NCBI नहीं, तुम लोग इकोनॉमिक्स और एंथ्रो वाले हो ना, लेकिन फिर भी NCBI पता होना चाहिए, ठीक है। तो NCBI साइट्स पे आपको पूरे वर्ल्ड का जो मेन डेटाबेस है जहाँ पे सारा रिसर्च पेपर एकत्रित किया जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ US का, उसके अंदर रहता है। शायद आप लोग साइंस से नहीं, इकोनॉमिक्स और है तो थोड़ा सा है, तो वहाँ से पढ़ना था। हम बोले वहाँ से पेपर पढ़ना, जो पुराना वैज्ञानिक लोग कैसे उसको पाला है, वहाँ से पेपर से रेफरेंस लेके इसको खिला उला के बड़ा करना। उसको हम केचुआ दे के चले गए। 10 दिन बाद आए तो जानते उसको क्या खिला रहा था? ब्रेड का टुकड़ा। हम बोले ये सब ना रेफ्रिजरेटर बेबी, हम ऐसा बच्चा लोग को ना रेफ्रिजरेटर बेबी बोलते हैं, जो फ्रिज में ही रहा। आपको पता है सिंगापुर में एक सर्वे हुआ था और हमको बहुत हंसी आई थी, लेकिन मेरे लिए हंसने की बात थी। लेकिन सोचिए जो वो कुछ देखा ही नहीं वो पीढ़ी, वो कैसे जानेगा? और आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो जान जाएगा? पूछा गया कि अंडा और चिकन कहाँ से आता है, उन लोग 90% से ऊपर बच्चे क्या लिखे? सुपरमार्केट से। आधों को पता ही नहीं था कि चिकन फार्म क्या होता है। फिर सिंगापुर या बाहर के लोग फार्म घुमाने का, किसान लोग के पास से फार्म दिखाने के लिए ले जाने लगा वहाँ का पब्लिक, वो स्कूल सब, और वो फार्मर को पैसा मिला। यहाँ पे बोलो तो सब कल्चर आ ही गया है मेट्रोज़ में, ठीक है। ज़मीन से जुड़े रहें। मेरे घर में मेरे खुद के भाई बहन लोग भी रेफ्रिजरेटर में भी, हाँ मैं देसी, ठीक है, देसी रहना चाहिए। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, कहने का मतलब कि आप क्या खिला रहे हो। अगर कृत्रिम बना भी रहे हो तो आप खिला क्या रहे हो उसको, वो देखना है। ब्रेड क्रम्स तो नहीं खिलाओगे ना। तो कैसे उसको वर्मी कंपोस्ट को कैसे बनाया जाता है? जो भी वेजिटेबल पील है, अब वेजिटेबल पील कहाँ से लाइएगा? नया उसको छील के तो नहीं लाइएगा ना, जो आपका फार्म यार्ड से बच गया वो। लेकिन अगर मान लीजिए आप जो बाज़ार से ख़रीदा हुआ सब्जी ला रहे हैं, उसको छील के दे रहे हैं, उसमें तो पेस्टिसाइड है ऑलरेडी, तो उगेगा वो ठीक से? होगा नहीं ना। ये सब चैलेंजेस है, इसको लिखना नहीं, हम बस बता रहे हैं, ऐसी वाक्य शेयर कर रहे थे। एनीवेज, तो वर्मी कंपोस्ट का चैलेंजेस जान के ये वर्मी कंपोस्ट ख़त्म हो गया। अब एक चीज़ लिख लीजिए, कौन सा ये चैलेंज क्या है कि झारखंड में अर्थवर्म के ऊपर और अनुसंधान होना चाहिए, ठीक है। झारखंड की माटी में कौन सा मिलता है? आपको बोले थे लिखाएंगे हम, देख के आया कोई? ठीक है, देखिए अर्थवर्म का 2-3 साइंटिफिक नेम है, इसमें से 1-2 रट लीजिएगा बस, ठीक है। ऐसे 15-20 स्पीसीज पाई जाती है भारत में, ठीक है। लगभग 20 प्रजाति पाई जाती है, 20-22, ठीक है। और बाकी अभी तक पाई जाती कि अभी तक और कोई खोजा नहीं, इस पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब ये इसका चलन बढ़ते जा रहा है, नीति आयोग, सतत विकास और ये सब के कारण। तो जितने भी अभी PG डिपार्टमेंट्स हैं या जूलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उनको ये करने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अर्थवर्म का नाम जो है ना, जो कॉमन अर्थवर्म है उसका 1-2 नाम है, 1-2 स्पीसीज़ का, वो है फेरेटीमा पोस्थुमा। फेरेटीमा पोस्थुमा साइंटिफिक नेम लिखना सिखाए थे ना, मैंजीफेरा इंडिका, उसी तरह कुछ एक खाली याद कर लीजिए। ये फेरेटीमा पोस्थुमा झारखंड में आता नहीं है, हम लिखा दिए, ये बाकी जगह मिलता है, झारखंड में नहीं मिलता है। और सबसे ज़्यादा स्टडी इसी पे की गई है सारे प्रदेश में, आंध्र में, MP में, ये सब पे। लेकिन झारखंड में कोई कर ही नहीं रहा है, तो कौन करेगा? कॉलेज के छात्र, जो टीचर पढ़ा रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर, सब प्रोजेक्ट लिखो करो, तो हम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फेरेटीमा पोस्थुमा की जगह हमको क्या मिलता है? एसिनिया फेटिडा, फोइटिडा, ये मिलता है। और लैम्पिटो, ये दोनों झारखंड में बहुत कॉमन है। मेरे स्टडी में भी हमको यही मिला है, कल ही परसों हम लोग इसको आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है। तो ये जो अर्थवर्म है
एसिना, एसिनिया, ESINIA, चलेगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना। फिटिडा बोलिएगा। झारखंड में केचुओं की मुख्य प्रजातियों में से जो पाया जाता है वो है एसिना फिटिडा और लैम्पिटो, ठीक है। इन पे और अनुसंधान होने की आवश्यकता है, ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं, है ना। बस ये बता दीजिएगा कि झारखंड में कौन सा कॉमन मिलता है, तो ये झारखंड में मिलता है, ठीक है। बस एसिना फिटिडा और लैम्पिटो, इसको रट लीजिएगा, नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं, बस बता दीजिएगा। और अनुसंधान की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए, हमारा वर्मी कंपोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम लोग फिश फार्मिंग पे। सनराइज सेक्टर समझते हैं? सनराइज सेक्टर सुने हैं? ऐसे करके बोलता है नीति आयोग, सनराइज सेक्टर। व्हाट इज सनराइज सेक्टर? सनराइज सेक्टर कुछ जानते हैं? मतलब सूर्योदय होने वाला सेक्टर। हाँ, IT सेक्टर सनराइज सेक्टर है। पूरा सिलिकॉन वैली बना हुआ है भारत, यही होगा। इकोनॉमिक्स वाला बताएगा कोई? कहाँ है बच्चा? सनराइज सेक्टर हाँ, तो पता तो है ही। ऐसे इतना अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहने का बच्चा, है ना। बी कॉन्फिडेंट, है ना, बी बेबाक एंड कॉन्फिडेंट, ठीक है। यू आर करेक्ट, शी इज़ करेक्ट। क्या नाम है आपका? नेहा। चलो नेहा। नहीं, प्रॉमिसिंग लग रहा हो, जो लगे कि हाँ आगे जाके बहुत फ़ायदा होगा। तो फिश फार्मिंग को हम लोग सनराइज सेक्टर बोल रहे हैं। अगर आप देखिएगा, भारत जो है पिछले 4-5 साल के अंदर फिशरीज़ में वो कहाँ 6वें स्थान पे था विश्व के GDP में कंट्रीब्यूट करने में और प्रोडक्शन में, और अभी वो 2nd और 3rd पोजीशन पे है। किस में? तो देखिए, फ़िश फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो फ़िश फार्मिंग स्टार्ट कर दीजिए। इसमें 2 बात आती है, फिशिंग और एक फिश कल्चर या फिशरीज। एक्वा कल्चर, कोई अंतर बताएगा हमको या ट्राई लेगा? एक्वा कल्चर और फिशरीज में क्या अंतर है? जैसे बोलिए, नेहा सही बोल रहे हो। और भी मतलब क्या? एग्जाम्पल। हाँ बढ़िया। और सरहुल में रखते हैं ना हम लोग केकड़ा खेत में। हाँ घर में टांग देते हैं उसको जहाँ खाना बनता है ना। फिर सूख जाता है, फिर क्या करते हैं, जो जौ बनाए हैं उसमें फिर पहला वाला में चूरा करके मिला के खेत में फेंक देते हैं, है ना। देखा, हम कल्चर मालूम है। तो यह देखिए, अब बताओ, है ना, ज़मीनी ज्ञान है कि नहीं है? कोई कहेगा यहाँ से गुमला नहीं गई होगी। फिशरीज एक्वाकल्चर क्या होता है? केकड़ा और एक सबसे बड़ा पॉइंट छोड़ दिए। एक्वाकल्चर में देखो, फिशरीज में सिर्फ फिश पे ध्यान दे रहे हैं, रोहू, कतला, मांगूर, ये सब पे। लेकिन जो जिस पे एक्वाकल्चर में क्या कर रहे हैं, साथ में मोती, पर्ल कल्चर, ठीक है, पर्ल कल्चर, फिर केकड़ा, फिर झींगा मछली, लॉबस्टर्स जिसको बोलते हैं, बहुत महंगा मिलता है वो तो बड़ा वाला। थोड़ा सा लॉबस्टर्स जानते हैं? जॉन तो पूरा एकदम क्या कहें, कहाँ जाके खाया भाई। हाँ, लेकिन बता रहा तो बहुत कुछ खाया है।
क्या क्या भाई, क्या क्या खाए हैं आप? नहीं नहीं, हम भी ट्राई किए, सिंगापुर में ऑप्शन नहीं था। एक क्या ही बोले, हम ऐसा ऐसा मिस्टेक किए हैं, लेकिन अपने घर में बोल देंगे तो हमको धर्म जाति सबसे निकाल देगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं, मिस्टेक सबसे होता है ना। सैल्मन, ये क्या होता, सुशी, क्या था उसमें, तो खा लिया हमको। तो हम तो एक तो इंडिया में जो फॉरेन का नाम लेके सब बना के खिला देता है ना, चाउमीन है ना, हम लोग कितना मस्त चाउमीन खाए हैं। सिंगापुर में हम चाउमीन खाए, अच्छा चाउमीन इसको कहते हैं, हमने ये चाउमीन नहीं है, इंडिया में तो बहुत अच्छा मिलता है। तुले हम वैन आई एम चाइनीज़, आई नो हाउ टू कुक माई डिश, हमने ओके ठीक है। तो हमको पहली बार पता चला कि चाउमीन में जो हम लोग का एकदम स्वाद मसाला वाला आता है वैसा कुछ नहीं होता है। चाउमीन और अलग से मिर्ची का पानी दे देता है और दो तो लकड़ी पकड़ा देता है चॉपस्टिक, उसी से खाओ। भाई साहब ऐसा कर दिया था प्रैक्टिस की, अभी हम उसी से खाते हैं, ठीक है। बट एनीवेज दीज आर एक्सपीरियंसेस। वहाँ पे लॉबस्टर्स वगैरह ये सब, ओइस्टर्स, लॉबस्टर्स, क्या क्या आते हैं इसमें। लॉबस्टर्स देखे हैं, जो देखे एक बार गूगल कर लेना, लॉबस्टर्स प्रॉन जैसा ही होता है, और उसका प्रॉन और केकड़े का बीच का समझ लो, ठीक है। लॉबस्टर्स, क्रैब, सी है क्रैब, क्रैब केकड़ा, फिर मसल्स, ये वाला मसल्स नहीं, ठीक है, वो जो सिप्पी होती है ना वही मसल्स बड़े साइज़ की होती है जिसके अंदर पर्ल मिलता है। ओइस्टर्स है ना, ओइस्टर्स, ओइस्टर्स, ठीक है। ये सब की भी खेती साथ में, इससे ज़्यादा आपको मतलब कि इकोनॉमी में राइज होता है। क्यों? ये सब ना डेलिकेसीज़ हैं। डेलिकेसीज़ बोले तो खाने में उच्चतम कोटि का खाना, जिसके ऊपर जो भी प्राइस टैग लगा दो लोग दे देते हैं ना। जो आप लोग आराम से खेत में झींगा मछली पकड़ के ऐसे फ्राई करके खा लेते हो, कितना रुपए किलो मिलता है? 800 रुपया किलो। अब बाहर जाइए तो भैया $100 का, $100 प्लेट हम खाए हैं 7 स्टार। $100 मतलब 6,500 रुपया एक पीस। 2-4 डिश बनाए, मतलब इतना थोड़ा थोड़ा मिला। तब उसमें क्या ऐसे बबल वबल और क्या क्या देके, मतलब वो सिर्फ आर्ट है। तो अरे हम खाने आए हैं, आर्ट देखने आए हैं भाई, किलो भर दो खाएंगे, है ना। तो दीज आर द थिंग्स। ऑयस्टर्स आर वेरी कॉस्टली, यूरोप में भी है। प्रॉन्स भी कॉस्टली होता है, ये सारा। तो आपको देखिए इकोनॉमी में राइज होगा कि नहीं होगा, या कोई भी व्यक्ति इसका फार्मिंग करता है तो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और एक सबसे अच्छा चीज़ इसमें से एक जेम स्टोन्स भी हमको स्टोन नहीं, हमको एक प्रीशियस एलिमेंट मिल जाता है, दैट इज़ पर्ल, मोती, है ना। किससे मिलेगा? ओइस्टर्स और मसल्स से। क्या मिलता है? पर्ल, मोती। मोती कैसे बनता है? फिश फार्मिंग अगर बोला जा रहा है तो उसके अंदर फिशरीज और एक्वाकल्चर आता है, ये याद रखिएगा। फिश फार्मिंग मतलब सिर्फ फिश नहीं होता है, ये याद रखिएगा। फिश फार्मिंग में सारा आ जाएगा, एक्वाकल्चर, सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। भारत कितने स्थान पे? अभी एक सेंटर स्पॉन्सर्ड, अच्छा ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है, कोई बताओ यूपीएससी वाले? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, ठीक है, कुछ आधा अधूरा बोले हैं, इसमें कैच छूटा हुआ। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है, ठीक है। आसपास हैं।
रेशियो होता है 60-40 का। 60% फंडिंग अगर सेंटर कर रही है तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जाके देखिए 90 और 10 का है क्या, जाके देखिए 3 है, तीसरा भूल गए, ऐसे ही कुछ था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और एक और था, भूल गए, देख लेना। तो और ये सब में रेशियो अलग होता है, हम कल बता देंगे, ठीक है, वो याद नहीं है। तो कहने का मतलब है बहुत सारे सेंट्रल स्कीम्स थे, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। एक स्कीम आया था भारत में 2-3 साल पहले, और उसके चलते जो फिश फार्मिंग का राइज हुआ है, इट इज़ अमेजिंग। हम लोग कहाँ 5वें 6ठे स्थान पे थे, अभी हम लोग वर्ल्ड में सेकंड और थर्ड पे हैं। और सेकंड और थर्ड मतलब फिशरीज में हम लोग फर्स्ट सेकंड में हैं, और इसमें हम एक्वाकल्चर में हम लोग थर्ड में हैं। एक बार चेक कर लीजिएगा, PIB से चेक करिएगा। PIB जानते हैं ना, PIB कैसे गूगल में करिएगा ना तो आपको चौथा पांचवा भी दिखा देगा। PIB से पढ़ा कीजिए, डेटा जो है PIB से लीजिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया। PIB गवर्नमेंट एग्जाम ये निकालती है, इसी से सब नोट्स बना के दृष्टि IAS ये सब देता है, ठीक है। तो अब ये आ जाइए, PIB का ही देखिएगा कि अभी कितना पे चल रहा है, हर साल तो अपडेट होता है ना। तो फर्स्ट में कौन है फिशरीज में सबसे ज़्यादा ऊपर? हाँ, चिंगचोंग लोग तो दूसरा कंट्री है, तो चाइना चाइना लोग बहुत आगे अभी हर चीज़ में, है ना। देख रहे हो ना, स्टील में भी हम लोग से कंपटीशन था, हम लोग बीट कर दिए, तो क्या किया है, स्टील डंपिंग करने लगा था, इंडिया में आके हम लोग से भी सस्ता स्टील देने लगा। तो दिस इज़ कॉल्ड डंपिंग, जो अलाउड नहीं है WTO के थ्रू, ठीक है। बट एनीवेज यहाँ आ जाओ वापस। तो फिशरीज़ में चाइना है अभी, ठीक है। ये बताइए, ठीक है, चाइना है, उसके बाद इंडिया है, तो कौन सा स्कीम की हम बात कर रहे हैं? मत्स्य संपदा योजना, याद रखिएगा, मत्स्य संपदा योजना। और हम इसको पता नहीं क्यों नेशनल टीवी पे मत्स्य संपदा योजना बोल दिए, मत्स्य संपदा योजना। इसमें क्या बोला जा रहा था ना कि गवर्नमेंट क्या की ना, ये स्कीम के अंतर्गत स्टेट को भी डायरेक्शन है कि आप अपना फिश कल्चर को बढ़ाइए, उसमें R&D भी कराइए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कराइए। इसी के थ्रू बहुत सारे फंड्स मिलते हैं कॉलेजेस में प्रोफेसर्स को या हम जैसे लोगों को, फिर हम लोग रिसर्च कंडक्ट कराते हैं कि क्या और बेटर कर सकते हैं आउटपुट के लिए। इसके साथ साथ और क्या है, फार्मर को ट्रेनिंग मिलती है, फिश ट्रेनिंग, फिश कल्चर करने की ट्रेनिंग, कि बाबू तुम कौन सा मछली इस सीजन में पालोगे तो तुमको पैदावार ज़्यादा होगा, तुम्हारी मछलियाँ मरेंगी नहीं। क्योंकि चांसेस क्या रहता है ना फिश सेक्टर में, जो मछली होती है उसमें से जैसे ही पैदावार होती है, जो छोटी छोटी मछली होती है उसको बीज बोलते हैं। बीज क्या हुआ, थोड़ी ऐसा कोई बीज है, छोटी मछली एकदम छोटे साइज़ की बीज हुआ, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसको फिंगरलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिंगरलिंग। फिंगरलिंग उंगली के आकार का, उतना साइज़ का होता है, आकार नहीं, फिंगरलिंग, ठीक है ना। पहले सीड, फिंगरलिंग, फिर फिश, ठीक है ना। तो सीड भी दिया जा रहा था, फार्मर्स को फ्री सीड्स दिया गया था कि तुम लो, लगाओ, पैदा करो और बेचो मार्केट में। ये स्कीम के अंदर किया गया था और ये अभी भी चल रहा है, जिसको करना है कर सकते हैं। तो पता ही नहीं है, ये सब न्यूज़ में थोड़ी देगा, ट्रक गड्ढा में गिर गया, यही है प्रभात खबर का न्यूज़, है ना। फिश फ्री सीड्स मिल रहा है, आप लोग कोई भी नियर बाय वो जो आपका क्या बोलते हैं फिश सेंटर जो होता है, जैसे यहाँ कहाँ है, ऐसे शालीमार, धुरवा, वहाँ जाइए, आपको 3 दिन ट्रेनिंग देगा, 1 दिन का 1400 रुपये, कल से एब्सेंट मत कर जाना, ठीक है, और सर्टिफिकेट भी देगा, ठीक। PT के बाद चल जाना, बोला हमको फिश ट्रेनिंग चाहिए, हम गरीब फार्मर हैं, ठीक है, तुमको पूरा फिश का ट्रेनिंग देगा, बीज भी देगा, पैसा भी देगा, सर्टिफिकेट भी देगा, लेके आ जाना, ठीक है। और उन लोग खोजता है लोगों को, ठीक है।
तो आप लोग जा सकते हैं वहाँ। एनीवेज, और कहाँ है, बहुत जगह सेंटर्स हैं झारखंड में, फिश सेंटर्स है, वहाँ आप देख सकते हैं फिशरीज़ के सेंटर्स हैं, वहाँ से आप बीज इकट्ठा कर सकते हैं, जाके वहाँ पे बात कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उल्टा पैसा भी मिलता है, घर वालों को भेज दीजिए, है ना। तो सीड मिलता है, फिर उसको आप ग्रो करते हैं, फिर फिश बना के बेचते हैं। ठीक, लिखते जाइए कहीं रफली, हम सिर्फ समझा रहे हैं, समझने वाला, लिखवाएंगे अलग से, ये हम आपको टुकड़े में समझा रहे हैं। अब बताइए एक्वाकल्चर में ये मोती कैसे बनता है, मोती होता क्या है, कैसे बनता है, कोई बताओ, पढ़ाए थे ना। वेरी गुड, सिप्पी के अंदर कचड़ा उचड़ा घुस गया, बेचारा वो डिफेंस के लिए कचड़ा हमको ख़राब ना कर दे, उसके ऊपर वो ठोस सतह बनाने लगता है, उसको नेक्रे बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्रा लेयर वो बनाता है, बनाते जाता है, और इंसान वो बेचारा अपने आप को बचा रहा है कि वो और मेरे अंदर मत घुसे, उसके ऊपर लेयर बना के ठोस करके उसको वहीं जमा देता है, और इंसान उसको खोल के निकालता, मतलब मोती पहने हैं, कचड़ा पहने कचड़ा के ऊपर है। ठीक है, ठीक है, अब क्या करोगे, चमकती चीज़ सोना नहीं होती, मोती होती, ठीक है, तो पहन सकते हैं। तो अब क्या है, मोती बनने में बहुत साल लग जाता है, लेकिन पर्ल्स और जेम स्टोन्स और स्टोन्स का बहुत बड़ा मार्केट है पूरे विश्व में। आप सोचो इतना ज़्यादा है कि मेसोपोटामिया से लोग यहाँ आ जाते थे, सब कुछ दे के चले जाते थे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को दिए, और सिर्फ क्या लेके गए, तो जेम स्टोन, लेपिस लजूली, मालूम है लेपिस लजूली। अरे तो मेसोपोटामिया हम लोग के साथ प्राचीन भारत में क्यों ट्रेड करता, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ था लेपिस लजूली। अब ये बताओ मेसोपोटामिया वाला हमसे खरीदता था कि हम उससे खरीदते थे, ढूंढिए, देखिए लेपिस लजूली, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट काम था, लेपिस लजूली। और एक और हम लोग उन लोग से लेते थे एक तेल, ठीक है, मतलब ब्यूटी के लिए था वो, महारानियाँ लोग लेती थी, सदा जवान रहोगे, फ्रैंकिनसेंस ऑयल, जवानी का, और अभी उसी को मार्केटिंग करके बेच रहा है, लेकिन ख़रीद लेना अच्छा है वो, ठीक है। फ्रैंकिनसेंस ऑयल एक पेड़ के ऊपर से निकलता है जो यहाँ भारत में नहीं होता, ठीक है, बट एनीवेज, तो लेपिस लजूली क्या था ये आप लोग पढ़िएगा हिस्ट्री में। एनीवेज वापस आइए, तो पर्ल का बहुत डिमांड है और अच्छा उसका इनकम भी है। तो अगर हम अपने फार्मर्स को ये पर्ल की ट्रेनिंग दे दें कि कैसे उगाते हैं, कैसे उसको मेंटेन करना है, तो फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, इनकम बढ़ेगी फार्मर्स की, जो सिर्फ और सिर्फ क्रॉप्स पे नहीं नॉन क्रॉप पे भी तो डिपेंड करें। फिश फार्मर को फिश फार्मर भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब है पर्ल कैसे आप उगा सकते हो, तो मसल का काम है, तो क्या करें मैम, टैंकी लगा दें और उसमें रख दें, वो तो बनाते रहेगा मोती, नहीं, आपको बता दें देयर इज़ अ प्रोसेस जो सालों की चीज़ों को कम कर दिया गया है। उसका फिजियोलॉजी समझने के बाद साइंटिस्ट लोग और भी प्रोफेसर्स लोग, रिसर्चर लोग ऐसा कर दिए हैं कि 6 महीने में 1 साल में पर्ल तैयार हो जाए, जो 10 साल लगता है, 5 साल लगता है, आर्टिफिशियल पर्ल, ठीक है, तो वो तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पे सन जेवियर्स कॉलेज में डॉक्टर रितेश शुक्ला सर हैं, कल उन्हीं के यहाँ जाना है टॉक के लिए सन जेवियर्स, वहाँ पे उन लोग मोती कल्चर कंप्लीट करवा रहे हैं, काफ़ी न्यूज़ में था। और वो झारखंड के आदिवासी जनजातीय लोग जितने लोग हैं, उनको जो क्रॉप वगैरह कर नहीं पा रहे हैं, तो उनको इसकी तरफ ले जाने के लिए वो काम कर रहे हैं। ही विल बी इन JPSC क्वेश्चन वेरी सून, आई एम वेरी श्योर, ठीक है, बट याद रखना। तो सन जेवियर्स में हो रहा है, पर उस पर काम चल ही रहा है अभी, ठीक है। तो पर्ल कल्चर भी आप जान गए। तो आप सोच रहे हैं एक्वाकल्चर में कितना सारा चीज़ें, फूड मिला, और क्या मिल रहा है, प्रीशियस स्टोन्स, जेम्स बोल दो, है ना, जेम बोलेंगे, पर्ल को बोल सकते हैं, रत्न, है ना, पर्ल एक रत्न ही है, जेम्स बोलेंगे, स्टोन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो क्या क्या मिल रहा है हमको इससे, शॉर्ट में लिख लो, प्रोडक्ट्स ऑफ
फिश फार्मिंग / एक्वाकल्चर। फिश फार्मिंग और एक्वाकल्चर के उत्पाद क्या क्या है? तो फूड, वेराइटीज़ ऑफ फूड, मतलब फिश है तो फूड है। फिर दूसरा क्या है? जेम्स, फिर मेडिसिनल यूज़ भी होता है इसका। बहुत सारे मछली ऐसे हैं, उसमें से फिश ऑयल एक सप्लीमेंट की तरह काम करता है। देख दो ना, ओमेगा 3 कैप्सूल आता है ना, ओमेगा 3 खाते हो? खा लो यार। ओमेगा 3 फैटी एसिड बताया था ना, फैटी एसिड में कौन अच्छा होता है? ओमेगा 3 की ओमेगा 6? ओमेगा 3। हम लोग क्या खाते हैं? इसीलिए बीमार है, हार्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज इसीलिए हाई है। एनीवेज, तो हम लोग को लिखिए ये सप्लीमेंट्स भी मिलता है, सप्लीमेंट्स। अब सप्लीमेंट्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्स, फूड हो गया, हम लोग लिख लिए जेम्स मिल गया, और सप्लीमेंट्स। फिर लिखिए केमिकल्स, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। जो ये एक्वाकल्चर में ओइस्टर और प्रॉन है, इसका जो कैल्केरियस शेल है किसका बना है? केराटिन का कि काइटिन का? केराटिन वाले हाथ उठाओ। हाँ, शेल मतलब सतह, वही प्रॉन का, ओइस्टर्स का, लॉबस्टर्स का जो सतह है, ठोस सतह, वो क्या चीज़ का बना है? दो बताए थे, यही तुम लोग पढ़ रहे हो जी। एक था केराटिन और एक था काइटिन। बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें से एक प्रोटीन है और एक कार्बोहाइड्रेट है। तो हम पूछ रहे हैं, जो ठोस सतह है प्रॉन की, झींगा मछली की या लॉबस्टर्स की, वो क्या चीज़ की बनी है? केराटिन वाले हाथ उठाइए, हाथ नीचे कीजिए। काइटिन वाले हाथ उठाइए। ए, तुम लोग दोनों में हाथ उठाया है ना? हाँ, काइटिन वाले केराटिन वाला को थप्पड़ लगे। काइटिन इज द आंसर, बताए थे हम। चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में, लेकिन तुम लोग सब गुड़ गोबर कर दिया तुम लोग। प्रोटीन था केराटिन, जो बाल वाल बना हुआ है, ये केराटिन है। और हमने कार्बोहाइड्रेट। तुम लोग पढ़ उड़ नहीं रहा है जी? बोले थे ना मत होना कंफ्यूज। क्या शैलजा तुम भी? तो ये कुछ नहीं बोली। हाँ, अच्छा, काइटिन इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और ये मछलियों के ऊपर मिलता है। और इसी को सुखा के, केकड़ा का भी ये सुखा दीजिए, इसको चूर चूर कर दीजिए, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और जो चूर चूर करके खेत में डाल रहे हैं ना, तो आप कैल्शियम दे रहे हैं, कैल्शियम और कार्बोनेट दे रहे हैं उसको, इसीलिए उपज बढ़ जाता है। उसको भी तो कुछ मिनरल न्यूट्रिशन चाहिए, है कि नहीं? तो वो चीज़ होता है। और कैल्शियम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। प्लांट के भी कोशिकाओं में जो भी सामान ट्रांसफ़र होता है ना, बोले थे ना दरवाजे से होता है, प्रोटीन का दरवाजा होता है, उसको खोलने के लिए कैल्शियम लगता है, समझे? तो इसीलिए जाके अब केकड़ा पूरा छोड़ मत दीजिएगा, थोड़ा ही सा ज़रूरत होता है, ठीक है? तो ये चीज़ हो गया, अब समझ गए? चलिए अब लिखते हैं सनराइज सेक्टर में, अब लिखते हैं फिश फार्मिंग। लिखिए। हाँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये सप्लीमेंट हो गया ना। ओमेगा 3 कैप्सूल्स मिलता है। और क्या मिलेगा? वही फिश ऑयल, फिश ऑयल लिखिए। और क्या मिलेगा? सीवीड, हाँ इसी में आ जाएगा, बहुत अच्छा। सीवीड, वो लवीड नहीं, सीवीड, 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 समुद्री घास, ठीक है, ये भी इसी में आ जाएगा, एक्वाकल्चर में ही आ जाएगा। कि आप उसके साथ कुछ पौधे भी, जो पानी में मिलने वाले पौधे होते हैं, या सुशी, वो जो शीट्स बनाते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको? सीवीड का ही वो सुशी बनाने में होता है ना, यूँ रैप करने के लिए, सीवीड रैप, ठीक है, वो भी समुद्री घास को लेते हैं,
सुखाते हैं, बेलते हैं उसको, बहुत ख़राब उमामी टेस्ट आता है उसमें से, उमामी टेस्ट है ना, किसकी मामी, मीन्स सैल्मन सुशी में क्या होता है, हम तो खा लिए मज़े से, इंडियन रेस्टोरेंट का देख के पका हुआ कर दिया था बढ़िया से। सिंगापुर गए, हर नोबल लॉरेट, मतलब आई एम लकी एंड आई एम ऑल्सो फूल, हम इतने सारे नोबल लॉरेट से मिले, इतने सारे नोबल लॉरेट, एक का भी नाम नहीं मालूम हमको, घमंड हो गया। हमको ही ड्यूटी दिया जाता था कि नोबल लॉरेट आ गए हैं, उनको एयरपोर्ट से लेने जाओ, लैब में आने वाले हैं। सोचो मतलब कितने हम लकी थे, लेकिन हम कितने गंवार थे, रांची से गए थे क्या मालूम था, है ना। ठीक है, अब हमको था कि हम अपना एक्सपेरिमेंट करें कि हम नोबल लॉरेट को लाने के लिए जाएं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट छोड़ के आई यूज़ टू गो, तो 2-3 नोबल लॉरेट को हम लेके आए, और हमको वो पूरे रास्ते में वो ऐसा ऐसा बात बोले ना कि हम फॉरेन छोड़ दिए, हम इंडिया आ गए। मीन्स दे हैव डन, हमको ये समझ में आ गया कि नॉट मनी डजेंट मैटर, तुमको यहाँ से पीस होना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी हियर, वेरी, तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो। ठीक है, और क्या कहते हैं, उनको लेके जब आते थे, उनको खाना वाना खिलाने के लिए भी लैब से पैसा मिलता था, इनको खिला देना रास्ते में, पैसा दिए वो नहीं लिए, उल्टा हमको खिला के, और हमको जाते समय ये बहुत अच्छी बच्ची है, गिफ्ट भी मिल जाता था, नोबल लॉरेट से गिफ्ट मिला, हमको पता ही नहीं कौन कौन क्या दिया है, इतना हम बेसुध रहते थे। आई वॉज बिजी इन ड्रग डिस्कवरी, हमको था कि अगर हम एक सुबह सुबह रैट मार रहे हैं तो हमको उसका जो दवाई खोजने के लिए रैट को मार रहे हैं तो हम उसको पूरा अच्छे से यूज़ करें। ठीक है, तो मेरे दिमाग में था कि एक्सपेरिमेंट ख़त्म करना है, दिस इज़ व्हाट इज़ माय जॉब, बाकी चीज़ें बाद में चलेंगी। तो वो लोग जब आते थे तो पूरे इंस्टीट्यूट में, हॉल में बड़ा अच्छे से सेमिनार चलता था उनका, और बाहर में खाना लगा रहता था, मतलब क्वालिटी खाना। ठीक है, सुशी वगैरह ये सब खा लिए, इंडियन, तो जो लेक्चर अटेंड किया उसी को खाने मिलता था, तो लेक्चर अटेंड करते थे मजबूरी में। उस लेक्चर में इतना कुछ सीखे, तो गए थे, वही मिड डे मील वाला कॉन्सेप्ट है, भारतीय है ना, आदत है। तो सुशी खाए, सुशी खाने के बाद पता चला उसमें क्या है, कच्चा मछली है, नींबू निचोड़ के बस उसको चावल लपेट दिया, उसके ऊपर सीड रैप, ये सीवीड का रैप लगा दिया, और ऐसा हम 10 खा गए। हाँ, ऑयस्टर्स भी, ऑयस्टर सॉस भी नहीं दिया था, समझ रहे हो। और भी बहुत कुछ हुआ है, पर छोड़ दो, है ना। तो ये चीज़ था। और मज़ेदार चीज़, सिंगापुर में पहला दिन हम गए थे, फ़ोन मेरा काम करना बंद कर दिया। अब थोड़ी पता था कि वहाँ पे रिलायंस और जियो नहीं ये भी दिमाग में काम नहीं था। मेरी माँ गुजिया बना के दी थी, 2 दिन गुजिया खा के और किसी को बोल भी नहीं पा रहे कि खाना नहीं है मेरे पास। क्यों, सबसे पहला जो चाइनीज़ लैबमेट मिली थी वो बोली हाँ यहाँ इंडियंस लोग आते रिसर्च के लिए और बाकी आते लेबर है, इन लोगों के पास खाने का कुछ नहीं ना होता है। अब हम सोचे ले ऐसा ताना मार दिए इसको, कैसे बोले मेरे पास खाना नहीं है। ठीक है, और सैलरी सुनो मेरी 2 लाख रुपए पर महीना और खाने को कुछ नहीं है 2 दिन। क्यों, मेरे हम तो रुपया लेके गए थे, पैसा वो डॉलर थोड़ी लेके गए थे। ये भी चैलेंज था, घर में फ़ोन करके बोल भी नहीं सकते, फ़ोन ही नहीं था कि फिर और जाओ उधर ये बोलता घर से सब। दीज वर दी चैलेंजेस। बड़ा फ़नी था। और 2 दिन बाद जब मेरे पास पैसा आ गया, नेविगेशन के लिए कुछ नहीं था, ऐसे चलते चलते गए, कैफ़े मिल गया एक। वहाँ पे क्या घुसते के साथ क्या देखे, मेढक होता है ना, मार के टांगा हुआ है लाइस। हमको कॉफ़ी चाहिए। और सिंगापुर का इंग्लिश, मतलब हम लोग पहली बार हमको पता चला इंग्लिश जो है सबकी ख़राब है, जर्मन्स की भी ख़राब है, सिंगापोरियन की भी ख़राब है। और क्या चीज़ का एठन है भाई, है ना, तुमसे अच्छी अंग्रेजी हम बोलते हैं, हमको कॉलोनी बनाया था। उनका क्या है, हम बोले कॉफ़ी तो बोला कैन 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 ला कैन ला, तो हम बोले कैन ला, कौन सा कैन लेके आए, है ना। अब फिर बोला कैन ऑल्सो कैन, कैन नॉट ऑल्सो कैन ला, तो हम बोले ये क्या बोल गया। कैन ऑल्सो कैन, कैन नॉट ऑल्सो कैन, मतलब लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो नहीं ले सकते। और हर चीज़ के बाद में लोग ला लगाता है, तो वहाँ से आने के बाद हर चीज़ में हम भी ला लगाते हैं, नो ला, या ला, जा ला। ठीक है, दीज वर दी फनी साइड्स, बट ठीक है, इंटरेस्टिंग था।
वहाँ पे भी फिश कल्चर, एक्वा कल्चर देखिएगा सबसे बूम करता है। क्यों? समुद्री एरिया, वो टापू है एक, ठीक है, वहाँ का सीज़न चेंज नहीं होता है, तो लोग क्या सिर्फ फिश पे तो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, जो फिश से जितना भी उत्पाद होगा, एक्वा कल्चर होगा, वो सारी चीज़ वो लोग यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली इधर ऐसा। चलिए फिश फार्मिंग स्टार्ट करिए लिखने। फिश फार्मिंग इज़ अ प्रॉमिसिंग सेक्टर, ऑल्सो द सनराइज सेक्टर इन इंडिया। फिश फार्मिंग एक राइजिंग सेक्टर है भारत के लिए। फिश फार्मिंग एक राइजिंग सेक्टर है भारत के लिए। राइजिंग को क्या बोलेंगे? उदय, हाँ, उभरता। फिश फार्मिंग एक उभरता सितारा नहीं, उभरता क्या लिखेंगे? उभरता सेक्टर को क्या बोलेंगे? सेक्टर, हाँ, उभरता क्षेत्र है भारत के लिए। लेकिन सनराइज सेक्टर का कुछ हिंदी ढूंढ लीजिएगा आप लोग प्लीज़, है ना, या भी गूगल कर लेंगे हम लोग। पिछले 10 वर्षों में भारत छठवें स्थान से विश्व में दूसरे और एवं तीसरे स्थान पर आ चुका है। इन द लास्ट डिकेड इंडिया has become a leading country in fisheries and aquaculture, ब्रैकेट में सेकेंड एंड थर्ड। सोर्स PIB है ना, सोर्स में हमेशा लिखिएगा PIB से पढ़े हैं, है ना। अगर आप PIB लिख देंगे तो एग्जामिनर क्या कहेगा कि अरे ये सोर्स कहाँ से लिया? तो PIB से लिया, बहुत अच्छा सोर्स दिए, ऑथेंटिक। गवर्नमेंट का सोर्स विल बी ऑलवेज ऑथेंटिक, है ना। क्या दिक्कत? हाँ, लिख सकते हैं भाई, जो लिखा था उन लोग सब फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PIB ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है ना। या क्या कर सकते हैं, पूरा आंसर ख़त्म होने के बाद लास्ट में आप लिख दीजिए PIB कॉमा गवर्नमेंट का जो भी स्कीम पढ़े वो, इस तरह से कर सकते हैं। उससे बेहतर हमको लगता है कि जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं उसी दौरान लिख दें कि कहाँ से आप डेटा उठा रहे हैं, तो वो लिख सकते हैं, आप एकदम लिख सकते हैं, आपकी ऑथेंटिसिटी को मार्क मिलता है उसमें, ठीक है। और क्या है, ये एक सनराइज सेक्टर है। हाँ, फिर लिखिए, मत्स्य संपदा योजना एक सेंटर सेक्टर स्कीम है, जिसके तहत सेंटर सेक्टर स्कीम है जिसके तहत फिश फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। मत्स्य संपदा योजना इज अ सेंटर सेक्टर स्कीम which is enhancing the production of fisheries and aquaculture, enhancing the production in fisheries and aquaculture, ठीक है। मत्स्य संपदा योजना के 2-4 पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। नहीं होगा हम बताएंगे, ठीक। जब आंसर राइटिंग में जाएंगे तो आपसे उम्मीद करते हैं आप इसका लिखेंगे। हम बता दिए क्या क्या था, सीड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन ऑफ फिश फार्मिंग, और क्या था, ट्रेनिंग, फिर क्या था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 4-5 पॉइंट था। सनराइज सेक्टर है, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका टारगेट एक होता है, कितना टारगेट रखा गया वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जैक्ट डेटा ढूंढ के आइए, सामने लिखा हुआ है, लेकिन हम चाह रहे हैं आप लोग देख के आइए। मत्स्य संपदा योजना में हमारा टारगेट क्या है और कब तक का है, ईयर वाइज, ठीक है, वो देख लीजिएगा। हम लोग की GDP में
फिश फार्मिंग कितना कंट्रीब्यूट करता है? झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे क्यों नहीं कर रहे हैं? दिस इज बैड। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे उठाइएगा, उसमें लिखा हुआ है अच्छे से क्लियर कितना सेक्टर है इकोनॉमी का? हाँ, 3 ही सेक्टर है, अब 4 भी हो गया। सब सेक्टर्स भी है, क्या क्या 3 सेक्टर है? हम वो नहीं बोलना चाह रहे थे, वैसे नहीं, वो तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये नहीं। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिससे हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, वो बताइए। जीडीपी का परसेंट जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अरे इकोनॉमिक्स ऐसे मत करिए, अब हम इकोनॉमिक्स पढ़ाएं जी। हाँ, मन तो है हमको, मेरा एमए इन इकोनॉमिक्स है। हाँ, वो तो ठीक है, वो मेथड हो गया। हम बोले कौन कौन से सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी चीज़ को हम लोग, एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है, सीमेंट का है क्या, इस तरह से करके कौन से 8 चीज़ों को देखा जाता है। 8 है कि 12 है, जाओ देख के आओ। सर्विसेज को देखा जाता है, और किसको देखा जाता है? इंफ्रा को भी देखा जाता है, जाके देखिए। पेट्रोलियम है, किसको किसको देखा जाता है? समझ में आया हम क्या पूछ रहे हैं? चमका कुछ कितना है, किसको गिना जाता है? 12 है, बताइए तो 12 कौन कौन है? ए तुम लोग कैसे पढ़ रहे हो यार? तो उसको तो नींद ही आ रहा है। पी लो पानी बाबू, पी लो पी लो पी लो, पियो पियो, पी लो पी लो। ए तुम लोग पढ़, संजय? अरे कौन सा इंडस्ट्री बेटे, कौन सा इंडस्ट्री आएगा उसमें? कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है? जीडीपी जो हम लोग जो भी इनकम करते हैं देखते हैं, तो किस सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन है देखते हैं ना। तो कितने चीज़ों को काउंट किया जाता है? सीमेंट है उसमें, अच्छा टेक्सटाइल है क्या उसमें? टेक्सटाइल है उसमें, माइनिंग है, माइनिंग सही है, माइनिंग है। कितना कंट्रीब्यूशन है झारखंड का? नहीं आता है या हमको उल्लू बना रहे हो, या चाह कितना है? तुम वो क्या सवाल गलत समझ गए जॉन, कि भारत में सबसे ज़्यादा माइनिंग का कितना कंट्रीब्यूशन है, वो तुम वैसे देख रहे हो। हम जीडीपी में पूछ रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे खोलिए, सब लोग खोलिए। एग्रीकल्चर में भी खोलना पड़ेगा ना, चलो हम भी खोलते हैं। कैसे पढ़ते हैं इकोनॉमिक सर्वे पता भी है आप लोग को? तो क्यों आखिर वो आंसर क्यों नहीं अच्छा आपका हो पा रहा है? इसी चक्कर में कि हम ही गलत पूछ रहे हैं क्या आप लोग से? शायद हम कम जानते होंगे, आप लोग ज़्यादा जानते हैं। हाँ, ये तो बात सही है कि आप लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? इकोनॉमिक सर्वे खोलिए सब लोग, 2024 है ना, इकोनॉमिक सर्वे 2024, इसको जाके खोलिएगा। देखिए यहाँ मार्क करके भी रखे हैं, फिशरीज एंड फिश प्रोडक्शन इन झारखंड। देख रहे हैं, सब आपको इकोनॉमिक सर्वे का डेटा डालना है। हम कोई जादू थोड़ी पढ़ा लेंगे या सिंपल ऊपर ऊपर पढ़ा देंगे तो उससे नहीं होगा। आप झारखंड के लिए लिख रहे हैं मेंस राइटिंग, तो यहाँ फिश प्रोडक्शन में कितना आपको फ़ायदा मिला है, क्या मिला है, ये डॉक्यूमेंट, यही डॉक्यूमेंट हिंदी में भी अवेलेबल है, मालूम है ना? यहाँ देखिए हॉर्टिकल्चर से लेके वेजिटेबल, फ्रूट्स, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, कितना इरिगेशन का एरिया है, क्रॉप इंटेंसिटी क्या है, झारखंड में क्या ग्रोथ